हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 22 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज चैनल का 3rd फाउंडेशन डे है। इस चैनल के जो फाउंडर हैं मिस्टर उदित गुप्ता सर, इन्होंने इस चैनल की शुरुआत की थी 22 अगस्त 2017 से और आज यानी कि 22 अगस्त 2020 को इस चैनल ने अपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और जब मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया था 10 जुलाई 2019 में, तब इस चैनल में 2.6 मिलियन मेंबर थे और अब OSP की फैमिली में 3.5 मिलियन मेंबर जुड़ चुके हैं। तो आप लोग अपना लव और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए चैनल के साथ और जुड़े रहिए। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 21 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस वृद्ध लोगों यानी कि सीनियर सिटीजन को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो देखिए, जो UNGA है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या इसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके द्वारा वर्ष 1990 में इस दिवस को मनाए जाने का फैसला किया गया था। तभी से 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ डे यानी कि विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 13 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस। 20 अगस्त को क्या मनाया गया है? तो 20 अगस्त को मनाया गया है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, मच्छर दिवस यानी कि मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। और सद्भावना दिवस ये भी मनाया गया है 20 अगस्त को ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, महाराष्ट्र में अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले जो सैनिक होते थे उनको ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाती थी, पर अब वे सभी सैनिक जो ड्यूटी पर हैं और रिटायर हो चुके हैं उन सभी को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। ऐसा फैसला किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं गोवा, इन सभी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, जो कि टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है। साथ ही इसी मुंबई में भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट ओपन किया गया है अरब सागर में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। और जो भगत सिंह कोश्यारी है, इन्हें गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि गोवा के जो अभी तक राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। तो अब जो गोवा के राज्यपाल का चार्ज है ये भी संभालेंगे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है, साइबर सेफ वुमन की पहल, इसकी भी शुरुआत की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था शिव भोजन योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए, अभी हाल ही में 85 देशों के बीच एक सर्वे किया गया था, जिसमें कि इंटरनेट की फैसिलिटी और ई सुरक्षा आदि को देखते हुए एक इंडेक्स जारी किया गया था। और इस 85 कंट्री में टॉप पर रहा था डेनमार्क, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा था कनाडा। पहला, दूसरा और तीसरा। और इन 85 देशों की रैंकिंग में जो अपना देश है भारत, ये कौन से स्थान पर रहा था? 57 में। टॉप पर है डेनमार्क। तो आप मैप में देख सकते हैं डेनमार्क की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो ये है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोन। अच्छा, डेनमार्क तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में 2 इंडेक्स और रिलीज किए गए थे। एक है करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक, जिसमें कि डेनमार्क रहा था टॉप पर, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 80। करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर था, मतलब कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है।
और ये जो करप्शन इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। दूसरा इंडेक्स था जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया था, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इसे भी टॉप किया था डेनमार्क ने, जबकि भारत की रैंकिंग थी 76। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संसद के स्पीकरों के 5वें वर्ल्ड समिट के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो ये पार्टिसिपेट किया था ओम प्रकाश बिरला जी ने। और जो ये समिट रहा था ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। और देखिए ये जो सम्मेलन है ये लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर माइन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। पार्टिसिपेट तो किया है ओम प्रकाश बिरला जी ने, और ये हैं कौन? तो ये हमारे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये कोटा राजस्थान से लोकसभा सांसद भी हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने राजस्थान के कोटा से ही सुपोषित माँ अभियान की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में रिलीज़ होने वाली किताब जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, और ये रिलीज़ की जाएगी नवंबर 2020 में। यहाँ पर हम बुक्स एंड ऑथर की बात कर ही रहे हैं तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें विश्वनाथन आनंद की, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये विश्वनाथन आनंद ही हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। यदि हम बात करें एम वेंकैया नायडू जी की, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, अभी हाल ही में इन्होंने अपने कार्यकाल के यानी कि 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। लिखी है एम वेंकैया नायडू जी ने, लॉन्च की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। पिछले वीडियो में मैंने गलती से राजनाथ सिंह बोल दिया था, तो ये लॉन्च की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। अब यदि हम बात करें रीमा आहूजा की, तो कुछ समय पहले ही इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। और इस किताब में महाराणा प्रताप के द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध में इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर भी पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैविक किसानों की संख्या में जो अपना देश है भारत, ये रहा है पहले स्थान पर। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जैविक खेती किसे कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो देखिए जो जैविक खेती होती है इसमें ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशक का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब कि बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो क्या यूज़ करते हैं? जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। अब ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट क्या होते हैं? तो देखिए गोबर, पौधों और जीवों के जो अवशेष होते हैं ये सभी कहलाते हैं जैविक खाद। तो जैविक खेती में इसी जैविक खाद का यूज़ किया जाता है। यहाँ से एक चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले देश की, तो हाल ही में जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना। साथ ही यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ये ब्रिटेन ही है। पहले यूरोपीय यूनियन में कुल 28 कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद यानी कि ब्रेग्जिट होने के बाद अब कुल कितनी कंट्रीज़ रह गई हैं? 27। जो भारत है ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। जो लग्जमबर्ग है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला ये विश्व का पहला देश है। जबकि जो नीयू है, नीयू विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन बना है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो जैविक किसानों की संख्या में भारत टॉप पर है। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है इंडिया की लोकेशन। और देखिए जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है कुल 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमा जॉब्स लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो देखिए हाल ही में गूगल ने घर बैठे मोबाइल पर नौकरियों की जानकारी के लिए कोरमा जॉब्स लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को 2 दिन में 10 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। और इस एप्लीकेशन पर 21 लाख से ज़्यादा जॉब अवेलेबल हैं। तो देखिए जो गूगल है इसने पहली बार 2018 में बांग्लादेश में इस रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके बाद 2019 में इसे इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया और अब इसे लॉन्च किया गया है भारत में। यदि हम बात करें गूगल की,
तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके जो सीईओ हैं ये कौन है, तो ये हैं सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये गूगल का ही है। और कल ही मैंने आप लोगों को गूगल से रिलेटेड क्या बताया था कि हाल ही में गूगल ने भारत का जो केंद्रीय जल आयोग है इसके साथ मिलकर के बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट अवार्ड से यानी कि इसके विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है रवि सोलंकी को। और क्यों सम्मानित किया गया है, तो कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने जो अपना योगदान दिया था, जो काम किया था, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। और इसी कोरोना महामारी के बीच अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कुछ समय पहले ही जो के सैलजा हैं, ये कौन है, तो ये केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसी कोरोना महामारी के बीच ही जो भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने सिंगापुर में एक वॉरियर की तरह काम किया, जिसके कारण इन्हें अभी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक ऑप्शन बच रहा है किरण मजुमदार शॉ का। तो किरण मजुमदार शॉ ये हैं बायोकॉन के संस्थापक, जिन्हें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये पाने वाली ये चौथी भारतीय बन गई हैं। इनसे पहले 3 कौन थे, मदर टेरेसा, सोली सोरभ जी जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, सचिन तेंदुलकर, और अब चौथी बन गई है किरण मजुमदार शॉ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के लगातार दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं कीथ रोवली। अब ये त्रिनिदाद और टोबैगो, इन्हें हम वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप है थोड़ा आगे पीछे सेट हो गया है, तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है, तो ये है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी क्या है, तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। और यही कहना है प्राइम मिनिस्टर लगातार दूसरी बार ये बन गए हैं कीथ रोवले। अब देखेंगे यदि आप, तो ये तो है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेट बताई है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। और कल मैंने आप लोगों को यहाँ पास लोकेशन बताई थी गल्फ स्ट्रीम जलधारा की, और यहाँ पर लोकेशन बताई थी लेब्राडोर जलधारा की। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये विश्व की सबसे गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर जलधारा ये विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। अब यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर ही रहे हैं, तो हाल ही में जो माइकल मार्टिन है ये बनाए गए हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। महिंद्रा राजपक्षे ये बनाए गए हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, जबकि जो हमीद बाकायको है तो ये भी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन भी प्राइम मिनिस्टर से ही रिलेटेड है। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं फ्रांसिस्को असू। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं इक्वेटोरियल गिनी की लोकेशन, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। यदि हम बात करें इक्वेटोरियल गिनी की, तो इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है मालाबो, और करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, जिसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती है। और आप क्या याद रख सकते हैं, तो देखिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप के बाद है दूसरे स्थान पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है विक्टोरिया लेक की लोकेशन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश पर मतलब कि इक्वेटर पर स्थित है, तो ये है विक्टोरिया झील ही। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये विक्टोरिया झील से ही निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। अब यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइज हैं ये बनाए गए हैं पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर। जो मार्क फिलिप्स हैं तो ये भी हाल ही में गुयाना के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, जबकि जो हिचेम मचीची है, हिचेम मचीची ये भी हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो इन 2 क्वेश्चन से हम लोगों ने 8 प्राइम मिनिस्टर को याद कर लिया है जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और देखिए जैसे कि हम लोगों ने बेसिक वर्ल्ड मैप कवर कर ही लिया है, मैंने आप लोगों को 8 महाद्वीप के बारे में बताए हैं। कई लोग के कल कमेंट आ रहे थे कि 7 महाद्वीप होते हैं,
तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है जो ज़ीलैंडिया है जिसकी लोकेशन यहाँ पास है, ज़ीलैंडिया ये बना है विश्व का 8वां नवीनतम महाद्वीप। और कल हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में बहने वाली इंपॉर्टेंट जलधाराओं को कवर किया था। अब इसमें भी कुछ लोग का कन्फ्यूज़न है कि ये कैसे याद रखेंगे कि जो जलधारा है ये किस दिशा में बह रही है। तो देखिए यही तो याद रखना है और इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता दी है। तो देखिए ऐसी कोई भी जलधारा जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आए, ऐसी जलधाराएं कहलाएगी ठंडी, जबकि वे जलधाराएं जो कि इसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, ये जलधाराएं कैसी होंगी? गर्म जलधाराएं। आज हम लास्ट टाइम अटलांटिक महासागर के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है इसे क्लियर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम एकदम बेसिक से समझेंगे। जैसे कि ये है इक्वेटर, इक्वेटर के पास यदि आप यहाँ पास देखेंगे तो ये बहती है उत्तरी विश्व जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा के ऊपरी साइड में बह रही है। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसकी डायरेक्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, और ये विश्व में सबसे तेज गति से बहने वाली जलधारा है और ये विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। ऊपर से नीचे आती हुई है लेब्राडोर जलधारा, जो कि विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। जब ये दोनों ही मिलती हैं तब ग्रैंड टैंक का निर्माण करती हैं और फॉग बनाती हैं, जो कि मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर यही जलधारा ऊपर में यदि आप देखेंगे तो कुछ ऐसे जाती है, ये कहलाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और ये 3 भागों में विभक्त हो जाती है। यदि आप पहला पार्ट देखेंगे जो कि आइसलैंड के नीचे से होकर के जाता है, इसका नाम है एरमिंजर जलधारा। फिर एक जाती है रेनिन जलधारा। फिर इधर जो आती है ये इंपॉर्टेंट है, एक जलधारा इधर आती है जिसका नाम है कनारी जलधारा। अब ये जो कनारी जलधारा इसकी डायरेक्शन भी है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये जलधारा होगी ठंडी। अब यहाँ से आप लोगों को सारी जलधाराओं के नाम याद नहीं रखने हैं, केवल 3-4 ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया की बात कर रहे हैं, अटलांटिक महासागर के ऊपरी वाले पार्ट में। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, यहाँ से कैनारी जलधारा, और यहाँ है उत्तरी विश्व जलधारा। यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट कई बार बनता है और बन भी सकता है। तो देखिए आप लोगों ने सारगैसो सागर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पास यानी कि अटलांटिक महासागर के बीच में जो शांत जल का एरिया है ये कहलाता है सारगैसो सागर, जो कि 4 जलधाराओं से घिरा हुआ है। इस तरफ उत्तरी विश्व जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, फिर यहाँ से आती है कैनारी जलधारा। इन्हीं 4 जलधाराओं के बीच में स्थित है सारगैसो सागर। अब इसका नाम सारगैसो सागर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस तट पर, मतलब कि इस तट पर मोटी समुद्री घास जो कि आप इमेज में देख सकते हैं ये तैरते रहती है, जिसे कि पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है। तो ये तो हुई अटलांटिक महासागर के ऊपर वाले पार्ट की बात, यानी कि नॉर्थ अमेरिका साइड की बात। यदि आप साउथ अमेरिका वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ से बहती है ब्राज़ील जलधारा, यहाँ से बहती है फॉकलैंड जलधारा, और ये भी जब मिलती हैं तो फॉग का निर्माण करती हैं, जो कि मछली पालन के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ से जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है ये जाता है ऊपर, और ऊपर जो जलधारा जाती है जिसका नाम है बेंगुएला जलधारा। तो ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी, और ये भी जलधारा होगी ठंडी। इसका नाम है फॉकलैंड जलधारा और बेंगुएला जलधारा। ये जो दोनों जलधाराएं ठंडी होगी, एकमात्र जलधारा ये होगी गर्म, जिसका नाम है ब्राज़ील जलधारा। तो अब लास्ट में आप लोगों को बता रही हूँ कि अटलांटिक महासागर से इम्पॉर्टेंट कुछ जलधाराएं हैं, केवल 7-8 इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम लोकेशन के साथ बता देती हूँ, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कनारी, 3 यहाँ से आप याद रख लीजिए, और 3 यहाँ से बेंगुएला, ब्राज़ील और फॉकलैंड। आई होप अब आप लोगों को याद हो चुका होगा। कल हम हिंद महासागर में बहने वाली जलधाराओं को कवर कर लेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी के नाम पर किस राज्य में 2 फ्लाईओवर के नाम रखे गए हैं? राइट आंसर था गुजरात। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कौन सा राज्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि नवंबर 2020 में होगा इसे होस्ट करेगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा, और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।